proportion. What does it mean by law of multiple proportion? Let us see the statement. It is given by Dalton in 1803. So पेन नहीं चल रहा है, पेन पर देखते हैं. Dalton in 1803, he has stated that if two elements can combine to form more than one compound, if two elements can combine to form more than one element, मान लो जैसे कि नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन मिलते हैं तो वो NO बनाते हैं, N2O बनाते हैं, NO2 बनाते हैं, N2O4 बनाते हैं, और इसके अलावा N2O3 भी बनाते हैं, और इसके अलावा N2O5 भी बनाते हैं. इनका नाम है, यहाँ पर देखो 2 प्लस और 2 माइनस, तो इस तरीके से नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में ये चीज़ है. तो यहाँ +1 और 2 माइनस, क्योंकि अब आप देखो इसकी वैलेंसी इसमें लगी रहती है, इसकी इसमें लगी रहती है, तो 2 प्लस के हो जाए 1 के, और एक ऑक्सीजन का माइनस का, तो हो जाएगा न्यूट्रल कि नहीं. सो इट विल बिकम न्यूट्रल. नाउ तो ये हो गया नाइट्रिक ऑक्साइड, जबकि ये हो गया नाइट्रस ऑक्साइड. कम वैलेंसी होती है तो अस लगता है. अच्छा, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, एंड दिस इज सेस्टियो ऑक्साइड. तो या ये कहा जा सकता है डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड, एंड दिस इज डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड. जो नॉन मेटल होते हैं उसमें ही डाई ऑक्साइड ट्राईऑक्साइड लगता है, और वैसे जो मेटल होंगे उसमें ये सब चीज़ें नहीं लगती हैं. तो अगर आप कहीं पर KO2 बना रहे हो या MgO, तो वहाँ मोनो ऑक्साइड नहीं लगता है. मेटल के केस में मोनो डाई ट्राई नहीं लगता है, क्योंकि उनकी वैलेंसीज फिक्स होती हैं, लेकिन नॉन मेटल के केस में वेरी कर जाती हैं, इसलिए उनमें ये सब लिखना पड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड. तो नॉन मेटल में ये लगाना, मेटल में मत लगाना. डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड. अब देखो कि इसमें अगर हम सबके 1-1 मोल लें, तो क्या आप मुझे बता सकती हैं कि N और O की कितनी कितनी मात्रा होगी. मान लो N और O हमने लिया, तो पहले वाले केस में नाइट्रोजन कितने ग्राम हुआ, 1-1 मोल लो सबका. कितना बताया. हाँ, 14 ग्राम हो गया. और इसका तो जो 14 और 16 है, इसका बताओ. 28 ग्राम. इसका 16 ग्राम. इसका 14 ग्राम. इसका 32 ग्राम. दिस 64 ग्राम. this 28 ग्राम, and this 48 ग्राम. this and this. अब ये कह रहा है कि अगर फिक्स्ड अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद वेरिंग अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, तो इसमें इन चारों का तो फिक्स है, लेकिन इन दोनों का फिक्स नहीं है. तो ऐसे केस में मैं यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ,
तो अगर मान लो, क्योंकि फिक्स होना चाहिए ना सबका 28 28, तो अगर मैं यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो इसका डबल लगेगा, तो इसका भी डबल लगेगा और इसका भी डबल लगेगा, तो ये कितना हो जाएगा, नाउ इट इज 32 ग्राम और नाउ इट इज 64 ग्राम। तो जो ऑक्सीजन लग रही है, अब इसके सब 28 ग्राम ही हो गए। तो ये कह रहा है इफ टू एलिमेंट्स कैन कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन एलिमेंट, फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, अगर वो क्या बना रहे हैं, देखो कई कंपाउंड बना रहे हैं, ये सारे कंपाउंड हैं, मोर देन वन कंपाउंड, ठीक है। द masses of one element that combine with a fixed mass of other element, the masses of one element, कौन सा एलिमेंट, masses of one element that combine with fixed mass of other element, सबको 28 ले लिया है, that combine with fixed mass of other element are in ratio of small whole numbers, are in ratio of small whole numbers। अब जरा देखो, तो ऑक्सीजन का कितना कितना लग गया, सबके 28 हैं, तो इसका 16 का 16 ही लिख लो, इसका 64 ग्राम, इसका 48 ग्राम और इसका 80 ग्राम। तो इन सब का जरा रेशो देखो, इफ सबको 16 से डिवाइड करो तो इनका इनका क्या रेशो आ रहा है, सो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड, ठीक है, इन वेरियस कंपाउंड रेस्पेक्टिवली। सो रेशो ऑफ, हम क्या निकालना चाहते हैं, रेशो ऑफ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड, O2 नहीं लिखेंगे क्योंकि सब में O के अलग अलग फॉर्म है, रिक्वायर्ड, ठीक है, विद फिक्स्ड अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन दैट इज 28 ग्राम इज, तो उनका रेशो क्या हो गया, 32:16:64, जो ऊपर लिखा है बस उसी को मैं लिखते चले जा रहा हूँ, 32:16:64, फिर 64:48:80, तो ये रेशो किसके इक्वल आ गया, अगर मैं 16 से डिवाइड करूँ तो 2:1:4:4:3:5, इज इट नॉट इन सिंपल होल नंबर रेशो, बताइए। तो विच इज इन सिंपल होल नंबर रेशो। अब लॉ का नाम बताओ बिना बुक में देखे और लॉ को स्टेट करो, दो काम करो। Law of multiple proportion. If two elements can combine to form more than one element, कंपाउंड, मोर देन वन कंपाउंड, more than one compound, then mass of an element that combined with mass of other element are in ratio of one to one. हाँ ये ठीक है। सो इसी बात पर आप मुझे लॉ ऑफ डेफिनिट प्रपोर्शन भी बता दीजिए जो जोसेफ प्राउस्ट ने दिया था। A given compound contains all the elements in a definite proportion by weight. So a given compound always contains exactly the proportion of elements. Elements बोला आपने, ठीक है, चलो ठीक है। इन ये तो मैंने पहला एग्जांपल बता दिया NO का, सबके वन मोल लिए गए थे फिर, लेकिन हमें किसी के 2 मोल भी लेने पड़ गए।
जैसे कि यहाँ पे 1 मोल है, अब इसी में फिर 2 से किया तो मोल लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमको मासेज इक्वल करना है। अब देखो, इन केस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन टू फॉर्म H and O combine to form H2O and H2O2, that is water and hydrogen peroxide. This is water and this is, ये आँख की दवा है, हाइड्रोजन परऑक्साइड। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में भी इसको डाला जाता है, फिश एक्वेरियम में भी डाला जाता है। इसमें ऑक्सीजन बहुत है और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो H2O2 में HO और O और H इस तरीके से होता है। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन की ब्रिजिंग होती है और इस तरीके से जो इसमें ऑक्सीजन है उसका ऑक्टेट पूरा हो जाता है। देखो ऑक्सीजन के बाहर 6 हैं और हाइड्रोजन के बाहर 1 है, तो हाइड्रोजन ने अपना डुप्लेट पूरा कर लिया और इसी तरीके से ऑक्सीजन ने एक इससे लिया और एक इससे लिया, अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया। इस ऑक्सीजन ने भी क्या किया, एक इससे लिया और एक इससे लिया और अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया, सबका सिंगल सिंगल बॉन्ड बन गया। तो ये हाइड्रोजन परऑक्साइड है, ये आई ड्रॉप है। और कभी कभी मैनिक्योर और पेडिक्योर में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है अमोनिया के लिए, क्योंकि बॉडी के सेल्स को रेजुविनेट करने के लिए, जिंदा करने के लिए, गिविंग मोर शाइन, तो इसलिए इसका इस्तेमाल होता है। अब जरा देखो ये किस तरीके से कंबाइन करते हैं। तो H2O और H2O2, तो इसमें H कितना है और O कितना है, तो ये 2 ग्राम हुआ, तो O कितना हुआ, 16 ग्राम। अच्छा इसमें भी 2 ग्राम हुआ, तो O कितना हुआ, 32 ग्राम। 32 ग्राम। सो विथ फिक्स्ड मास ऑफ हाइड्रोजन दैट इज 2 ग्राम, ठीक है। ऑक्सीजन, मास ऑफ ऑक्सीजन इज वेरिंग, so mass of oxygen is in ratio 16:32, ठीक है, that is equals to 1:2, which reacts with fixed mass of 2 ग्राम हाइड्रोजन। समझ में आ गई। तो इस तरीके से जो फिक्स्ड मास ऑफ हाइड्रोजन के साथ ये रिएक्ट कर रहा है, सो इट इज इन अकॉर्डेंस टू लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। सो मल्टीपल प्रपोर्शन, ये हो गया समानुपात का नियम। अब हम आगे देखें लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन के बाद। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एग्जांपल तो आपके बुक में भी दिया है। नेक्स्ट इज गै-लुसाक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। So गै-लुसाक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, गै-लुसाक का गैसीय आयतन नियम। व्हाट डज इट मीन, पहले स्टेट करते हैं कि गै-लुसाक इन 1808, डाल्टन के 5 साल बाद गै-लुसाक ने भी एक नियम दिया 1808, he has given a law when gases combine or are produced, when gases combine or are produced in a chemical reaction, in a chemical reaction, they do so in a simple ratio, they do so in a simple ratio by volume। तो चाहे वो रिएक्ट करती हों या प्रोड्यूस होती हों, अगर गैसेस कंबाइन करके गैस बना रही हैं तो उनका हमेशा एक बहुत सिंपल रेशो होगा, सरल अनुपात होगा। प्रोवाइडेड ऑल गैसेस आर एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, प्रोवाइडेड ऑल गैसेस
टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये क्या कहना चाहते हैं, इस बात को समझने के लिए हमें कुछ और समझना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो ये बात इनकी हमें समझ में नहीं आ रही है। तो लेट अस अंडरस्टैंड समथिंग एल्स टू अंडरस्टैंड दिस। तो नाउ गैसेस कंबाइन और प्रोड्यूस्ड इन ए केमिकल रिएक्शन। तो इसके लिए मैं आपको एक बात बताता हूँ। मान लीजिए मैंने एक कंटेनर में, अच्छा एक कंटेनर में ऊपर थर्माकोल लगा दिया है और बिल्कुल यहाँ ग्रीस लगा दी है, तो ऊपर से अगर कितना प्रेशर पड़ेगा, अब थर्माकोल ऊपर नीचे तो जा सकता है ना। और अगर मैंने इसमें 2 ग्राम गैस भर दी है, हाइड्रोजन गैस, तो अब ये 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, क्योंकि ये डिस्क वहीं रुकेगी जब ऊपर का प्रेशर और नीचे से गैस टकराएंगे, इसमें बार बार टकराएंगी, क्योंकि पार्टिकल के कोलिजन से ही तो प्रेशर उत्पन्न होता है। तो जो ऊपर से फोर्स होगा और नीचे से फोर्स होगा, तो थर्माकोल का डिस्क कहीं ना कहीं तो रुक जाएगा। जैसे आप किसी पिस्टन को, तो पिस्टन को जब दबाते हो, तो पिस्टन को प्रेस करते हो, तो कहीं ना कहीं पिस्टन रुक जाता है कि नहीं। जो सिरिंज को दबाते हो, तो उस तरीके से यहाँ पर भी ये रुक जाएगा कहीं ना कहीं। तो ये रुक गया, हमने 2 ग्राम डाली। अच्छा, दूसरे कंटेनर में हमने क्या किया, दूसरे कंटेनर में भी हमने 4 ग्राम हीलियम डाल दी। ये चीज इससे कंसर्न नहीं है, लेकिन इसको समझने के बाद ही इसे समझा जा सकता है। और इस पर भी 1 atm प्रेशर लग रहा है, ऊपर से जो प्रेशर लग रहा है दैट इज अगेन 1 atm। अदरवाइज ठीक है, 1 atm लिख दो। 1 atm हमने आपको बता दिया था 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल होता है। अच्छा, तो इस पे भी सब पे 1 atm लग रहा है, और सब पे 0 डिग्री सेल्सियस पर सबको रखा है। जो टेम्परेचर सबके लिए लिया है 0 डिग्री सेल्सियस। सो इसको कहते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। वैसे स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर 1 बार होता है, लेकिन फिर भी मैं आपको 1 atm पर बता रहा हूँ। अच्छा, इसके बाद मैंने एक और लिया बर्तन, और उसमें 44 ग्राम CO2 ले ली। वो भी बिल्कुल उसी तरीके से खुले में रख दिया और ग्रीस लगा दी कि जहाँ जाए पिस्टन तो जाए। ऐसे ही मैंने एक में 32 ग्राम O2 ले ली, और एक और बर्तन लिया जिसमें कि 28 ग्राम दैट इज N2 ले ली। सो 28 ग्राम N2 ले लिए। ये इट इज अगेन 1 atm पर है, सब कुछ 1 atm पर है। और एक बर्तन में तो 71 ग्राम, जरा सोचिए, 71 ग्राम Cl2 ले ली। अब ये सभी 0 डिग्री सेल्सियस पर लिए गए हैं। क्या आप मुझे बता सकती हैं कि इसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या एटम होंगे? जिसमें मॉलिक्यूल है उसमें मॉलिक्यूल बताओ। तो एंटिटी की मैं बात कर रहा हूं, किसमें सबसे ज्यादा पार्टिकल्स होंगे? बताओ, ऐसा कुछ आइडिया है? बोलो, कुछ लग रहा आइडिया? सब में इक्वल होंगे, क्योंकि ये 1 मोल है। ये क्या है? 1 मोल है। ये भी 1 मोल है, और ये भी 1 मोल है। तो सब में इक्वल, क्योंकि 1 मोल है। और ये सब क्या है बताइए? 2 ग्राम, 4 ग्राम, 44 ग्राम, तो सबका मोलर मास है। तो मोल मास ऑफ 1 मोल सब्सटेंस इज कॉल्ड मोलर मास। मास ऑफ 1 मोल सब्सटेंस जिसमें कि अवोगाड्रो नंबर के बराबर एंटिटी हो इज कॉल्ड मोलर मास, एंड इट इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम। अच्छा, सब में इक्वल पार्टिकल्स हैं, तो अगर सब में इक्वल पार्टिकल्स हैं तो इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स कोलाइड करेंगे, तो सब में सबसे ज्यादा वॉल्यूम किसका होगा?
सभी का इक्वल होगा, क्योंकि सब में पार्टिकल्स इक्वल हैं, क्योंकि 1 मोल है ना। तो सेम नंबर ऑफ पार्टिकल कोलाइड्स एट सेम टेम्परेचर इक्वल, सो द फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन ऑफ सेम नंबर ऑफ पार्टिकल इज सेम, उतनी बारी वो कोलाइड करेंगे। सो दैट इज कितनी बार कोलाइड करते हैं उसे फ्रीक्वेंसी कहते हैं ऑफ कोलिजन of same number of particles irrespective of nature of gas is same। so जब उनमें सेम फ्रीक्वेंसी हो जाएगी कोलिजन की, so they all have सेम वॉल्यूम, तो सभी का वॉल्यूम होगा 22.4 लीटर। तो एक मोल गैस का स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है 22.4 लीटर। अब इसमें भी उतने ही पार्टिकल हैं क्योंकि एंटिटी सब में सेम है, तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा 22.4 लीटर। 20 लीटर की नहाने वाली बकेट होती है। तो अब अगर 2 ग्राम हाइड्रोजन भर दोगी, उसके ऊपर थर्माकोल लगा दोगी, तो समझो 20 लीटर वाली बकेट से थोड़ी बड़ी बकेट है, तो उतना वो हाइड्रोजन है। ऐसे अगर 44 ग्राम CO2 ले लो, तो उसमें थर्माकोल लगा ग्रीस लगा दो, तो वहां रुकेगी सबसे ऊपर टॉप पे। तो ये भी 22.4 लीटर है। ये 22.4 लीटर क्या है? क्या 1 मोल का वॉल्यूम है? बताओ। सो द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल at standard temperature and pressure is called molar volume। volume of 1 mole gas at 1 atmospheric pressure और 0 डिग्री सेल्सियस। वैसे 0 डिग्री सेल्सियस लिखा नहीं जाता है, चीजें सेल्सियस में लिखना गलत माना जाता है। तो 273 केल्विन इज 22.4 लीटर, ठीक है, विच इज मोलर वॉल्यूम। अच्छा ये बताओ 1 ATM बड़ा होता है कि 1 बार? अच्छा, सो वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस एट 1 बार, अगर बाहर कम प्रेशर कर दो कि तो डिस्क ऊपर उठेगी कि नीचे आएगी? बताओ। बाहर अगर प्रेशर कम कर दो, बाहर का प्रेशर हटा दो, बार में कर दो, तो बाहर से आप वजन हटा दो तो डिस्क ऊपर जाएगी कि नीचे आएगी? तो 22.71 लीटर। तो ये ध्यान रखना, ये STP पर मोलर वॉल्यूम है, क्योंकि 1 बार एंड 0 डिग्री सेल्सियस को STP माना जाता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। इसका क्या नाम है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। खैर मैंने आपको नेक्स्ट लॉ पहले बता दिया है, अवागाड्रो लॉ, क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत थी, उसके बेसिस पर ही इसे हम एक्सप्लेन कर सकते थे। तो ये अवागाड्रो लॉ है कि सेम टेम्परेचर और प्रेशर पर अगर इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल गैसेस के हैं या इक्विमोलर है, तो उनका वॉल्यूम भी सेम होगा। तो इन सभी का वॉल्यूम सेम है। खैर हमने 1 ATM पर लिया है और 0 डिग्री सेल्सियस पर है तो 22.4 है। 1 बार पे लेते तो 22.71 होता। चलो अब हम फिर से अपनी चीज़ पर आते हैं कि जैसे आपकी बुक में सबसे नीचे एक पिक्चर बना हुआ है, फिगर 1.9, तो उसमें दिखाया गया कि हाइड्रोजन लिया, तो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल ले लिए। अब बुक में 5 मॉलिक्यूल बने हुए हैं, सो मॉलिक्यूल ले लो और फिर से और हाइड्रोजन के 5 मॉलिक्यूल ले लो। ठीक है, और इसके बाद ये H2 और H2 और प्लस O2 ले लो। O2 के सिर्फ 5 लो।
ये लिया O2। तो इससे क्या होगा, इससे हमको जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, दैट इट विल गिव अस H2O। तो O और 2 H रहेंगे। तो देखो अब इसमें टोटल O के कितने हो गए, 10 है कि नहीं, और H के कितने हैं, 20। तो अब यहाँ पर A को 2H से कंबाइन कर लेगा, 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये 10 हो गए। तो इस तरीके से H2O बन जाएगा। तो अब हमारे पास ये 10 पार्टिकल्स हैं, 10 है, 10 मॉलिक्यूल। यहाँ कितने हैं, 5। यहाँ कितने हैं, 5 मॉलिक्यूल। ये 5 हैं, ये 10 है। तो उन्होंने बताया कि मान लीजिए अगर हमने हाइड्रोजन 50-50 ml ले ली, दोनों 50 ml और 50 ml, लीटर बड़े से लिखा जाएगा और गैप नहीं होगा। तो टोटल कितनी ले ली हाइड्रोजन, 100 ml। और ऑक्सीजन कितनी हुई, क्योंकि इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैव इक्वल वॉल्यूम, तो ये 50 है तो ये भी तो 50 ही हुई, इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ गैस। तो ये कितनी हुई, 50 ml। तो H2:O2 का रेशो क्या हो गया बताओ, ये 50 ml हो गई। अच्छा, इसका कितना वॉल्यूम होगा, यहाँ कितने पार्टिकल हैं बताओ, 10 है। तो ये 5 पार्टिकल 50 ml के हुए, तो 10 पार्टिकल का वॉल्यूम कितना होगा, क्यों 100 नहीं होगा, डबल। पार्टिकल डबल कर दोगे तो वॉल्यूम क्या कितनी गुना बढ़ा दे रही हो, पार्टिकल डबल। तो ये तो नंबर ऑफ पार्टिकल पर बेस्ड है ना वॉल्यूम, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स, कि और किसी चीज से प्रोपोर्शनल। जितने ज्यादा पार्टिकल उतना ज्यादा वॉल्यूम। 1 मोल का वॉल्यूम अगर 22.4 है तो 2 मोल का कितना हो जाएगा, क्या 500 हो जाएगा। तो अब जैसे इसी तरीके से मोल में भी तो नंबर ऑफ एंटिटीज ही होती हैं। तो 5 पार्टिकल का 50 ml, तो 10 पार्टिकल का कितना, है ना। तो 100 ml, जस्ट आपने नंबर ऑफ पार्टिकल्स डबल किए तो वॉल्यूम भी डबल होगा। तो वही चीज है कि सेम प्रेशर और टेम्परेचर पर जो भी होते हैं उतने पार्टिकल आप काउंट कर सकते हैं, आपको कोई बताने की जरूरत नहीं किसी को। तो इट कैन बी जस्ट काउंटेड H2O। तो इट इज 100 ml is to 50 ml is to 100 ml, ठीक है। सो इसका सिंपल रेशो देखो कितना हो गया, इट इज 2:1:2। तो जो इसका जो रिएक्ट करते हैं और जो प्रोड्यूस होते हैं, दे डू सो इन ए सिंपल होल नंबर रेशो। तो अब इसका स्टेटमेंट देखें, व्हेन गैसेस कंबाइन और आर प्रोड्यूस्ड इन ए केमिकल रिएक्शन, दे डू सो इन ए सिंपल रेशो बाय वॉल्यूम, प्रोवाइडेड ऑल गैसेस आर एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। ओके, नाउ अब जरा देखें कि मान लीजिए कि मैं एक हेबर प्रोसेस आपके सामने रखता हूं। हेबर प्रोसेस क्या है, फॉर सिंथेसिस ऑफ अमोनिया। इन्होंने ही बताया था कि N2 को अगर 3H2 के साथ कंबाइन किया जाए देन इट गिव्स अस 2NH3। अगर मैं इसे 1 मोल लूं, इसे 1 मोल लूं और ये 2 मोल बना, ये 3 मोल है, क्योंकि 3H2 है तो कितने मोल हुआ, 3 मोल। जो उसकी स्टोइकियोमेट्री है, जो उसके पहले लिखा हुआ प्रीफिक्स है, उसे मोल मान लीजिए, तो ये 3 मोल हुआ। अच्छा, ये 1 मोल है और एट STP भी लिया जा सकता है, वरना आप ये ले सकते हैं STP ना लेके 1 ATM और 273 केल्विन। तो इसका कितना वॉल्यूम हुआ, बताइए, एम आई ऑडिबल। एक मोल N2 का कितना वॉल्यूम हुआ,
22.4 होता है। 3 मोल का कितना हुआ? 67.2 और 2 मोल का कितना हुआ? 44.8 लीटर। अब इनका जो वॉल्यूम ऑफ N2 और वॉल्यूम ऑफ H2 और वॉल्यूम ऑफ NH3 इज इक्वल्स टू 22.4 इज टू 67.2 इज टू 44.8, दैट इज इक्वल्स टू 1 इज टू 3 इज टू 2 हो गया कि नहीं? ठीक है। सो when gases combine or produced in a chemical reaction, they do so in a simple whole number ratio. Which is a simple whole number ratio? अच्छा, आपकी बुक में सिर्फ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का ही रेशो दिया है, तो हो सकता है वो प्रोड्यूस का अलग दे रहा हो और कंबाइन का अलग, लेकिन जो सच्चाई तो ये है कि चाहे जो बनेगा और चाहे जो बना रहा है वो सब एक ही जैसे सिंपल होल नंबर रेशो में होंगे। तो इस तरीके से देखा जा सकता है। यू कैन रिकन्फर्म इट। तो हमने तो सबका एक साथ दिखा दिया क्योंकि जो स्टेटमेंट है उसके बेसिस पर हमने किया है। अब देखिए, नाउ गै-लुसैक्स डिस्कवरी इज द लॉ ऑफ डेफिनिट प्रपोर्शन बाय वॉल्यूम। इसका अदर नाम क्या है? Its other name is law of definite proportion by volume. So it is law of definite proportion by volume. Next is Avogadro law. Avogadro law क्या है? Avogadro proposed that equal volume of gases at same temperature and pressure should contain equal number of molecules. Equal 1811 Amedeo Avogadro इनका नाम है। So Amedeo Avogadro। So अब देखो, इक्वल वॉल्यूम अगर है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस, तो क्या ये कह सकती हो कि उसमें इक्वल एंटिटी होगी सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर में? जितने भी ये यहाँ पर हमने वॉल्यूम लिए थे, क्या उसमें सब में इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे क्या, एंटिटीज? तो यही चीज यहाँ कही गई है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। टेम्परेचर प्रेशर वेरी भी कर सकती है एट सेम, और अगर टेम्परेचर बढ़ा तो सब एक साथ बढ़ेंगे और उतना ही बढ़ेंगे। सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर should contain equal number of molecules। जहाँ मॉलिक्यूल्स हैं वहाँ मॉलिक्यूल होंगे, जहाँ एटम होंगे वहाँ एटम होंगे। इसमें आपको ये जो मैंने बताया है ये स्टेट्स ऑफ मैटर, इसमें स्टेट्स ऑफ मैटर में ये बात बताई जाएगी कि ऐसा क्यों होता है, और फिजिक्स के 6th चैप्टर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में बताई जाएगी। तो इसलिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। आपके मन में ये बात ज़रूर आ रही होगी कि देखो CO2 इतना भारी है, N2 थोड़ा हल्का है, फिर कैसे ये इनके कोलिजन से सेम वॉल्यूम होता है, तो ये क्यों हो रहा है, इसका ओरिजिन क्या है, इसका माइक्रोस्कोपिक रीज़न क्या है, ये सब चीज़ आपको 6th चैप्टर में क्लियर होगी। अभी तो आपको टेक इट फॉर ग्रांटेड लेना ही पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। सो शुड कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। सो व्हाट इज द स्टेटमेंट? बताइए। Equal volume of gases at the same temperature and pressure
So that we have already seen. So Avogadro made a distinction between atoms and molecule which is quite understandable at present time. So इन्होंने Avogadro ने ये बात बताई कि एटम्स क्या होते हैं विच डू नॉट कंबाइन. ये डेफिनेशन भी Avogadro ने दी थी कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन से कंबाइन कर सकता है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन से कंबाइन करके O2 बनाएगा. लेकिन डाल्टन का उस समय इतना दबदबा था कि 1800 में कि उन्होंने Avogadro की बात नहीं मानी. उन्होंने कहा कि सेम काइंड ऑफ एटम कैसे कंबाइन करेंगे. डाल्टन का ये मानना था कि कभी भी ये जैसे देखो इनके बीच में हमेशा लड़ाई रही. सो Avogadro ये बात कहते थे कि नहीं O2 बन सकता है, H2 बन सकता है. डाल्टन ने कहा नहीं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम बन सकते हैं. डाल्टन का एक और भी पॉस्टुलेट था कि सेम काइंड ऑफ एटम कैन नॉट कंबाइन. तो वो बाद में हटा दिया गया क्योंकि जो अननेसेसरी थे वो हटा दिए गए. और फिर बाद में इनके मरने के बाद इनके शिष्य ने ये लड़ाई लड़ी कि सेम टाइप के कंबाइन कर सकते हैं. बाद में Avogadro की ये बात मानी गई और इनको नोबेल प्राइज दिया गया. तो इस तरीके से उसी के नीचे लाइन लिखी है कि ये जानते थे Avogadro कि सेम टाइप के एटम कंबाइन कर सकते हैं एंड टू प्रोड्यूस वाटर. और हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से वाटर बन जाएगा. तो 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंड विद 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन टू गिव 2 वॉल्यूम ऑफ वाटर. तो ये बात इन्होंने बता दी थी कि 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंड विद 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन टू गिव 2 वॉल्यूम ऑफ वाटर. वाटर का मतलब वाटर वेपर, क्योंकि जब इतनी ज़्यादा हीट निकलती है इसमें, so that whatever is produced is not in liquid form, it is also gaseous. So all are gases. इसको आप ये ना समझें कि ये गैस है, ये गैस है तो ये लिक्विड है, ये भी गैस ही होगा. तो it is all gases. Now अब देखो इतनी बात हमने आपको बता दी. Avogadro proposal was published in French journal De Physique. In spite of being correct, it did not gain much support. इन्होंने बताया था कि एटम्स ऑफ सेम काइंड कंबाइन कर सकते हैं, जो आपकी बुक में लिखा हुआ है पेज नंबर 13 में सबसे दूसरी तीसरी लाइन. बल्कि डाल्टन एंड अदर्स बिलीव एट द सेम टाइम दैट एटम्स ऑफ सेम काइंड कैन नॉट कंबाइन. तो 50 इयर्स के बाद जो फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई उसमें जर्मनी टू रिजॉल्व वेरियस आइडियाज एट द मीटिंग, that is Stanislao Cannizzaro presented this philosophy of Avogadro. और उनके इम्पोर्टेंस को सराहा गया कि Avogadro ने जो चीज़ पहले कही थी वो कितनी सच पाई गई. सो इट वाज ऑल, वहाँ पर ये बात बताई गई. तो इट गेन पॉपुलरिटी. अब देखो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, यद्यपि हमने ये थ्योरी पहले पढ़ ली है, देन ऑल्सो वी शुड रिकैपिटुलेट इट. Now, Dalton published a new system of chemical philosophy in which he proposed the following. तो इन्होंने 1808 में ये फिलॉसफी दी और इसमें क्या कहा गया कि मैटर कंसिस्ट ऑफ इंडिविजिबल एटम. खैर अब ये भी बात ख़त्म हो गई क्योंकि इसके अलावा इसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं और सब एटॉमिक के अंदर क्वार्क होता है और क्वार्क के अंदर भी बहुत कुछ होता है. न जाने कितने सब डिविजन्स हैं. अगर आप यूट्यूब में देखेंगे कि एटम के सब डिविजन्स, सो व्हाट इज इनसाइड एटम, तो पता चलेगा 10 फोल्ड्स तक है. क्वार्क के अंदर और क्या है, फिर और क्या है, फिर और क्या है, वो चीज़ भी है. सो इट इज़ इनडिविजिबल वाली बात भी अब रह नहीं गई है. हाउएवर इन नॉर्मल कंडीशन एटम इज एन एंटिटी विच नेचुरली एग्जिस्ट, इसलिए इसको अभी भी रखा गया. All atoms of a given element have identical properties including identical mass. All the atoms of a given element, जैसे कॉपर ले लिया जाए एलिमेंट, क्लोरीन ले लिया जाए, have identical properties including identical mass.
इंक्लूडिंग आइडेंटिकल मास। ये भी बात अब सच नहीं रही, क्योंकि देयर आर वेरियस आइसोटोप्स, हर एक के कई आइसोटोप्स होते। क्लोरीन में ही ले लो, तो अब उनका आइडेंटिकल मास तो नहीं रहा। हाँ, उनकी आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टीज हो सकती, फिजिकल भी नहीं हो सकती। फिजिकल में जो C37 है वो भारी है। जैसे प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्राइटियम में, हाँ, प्रोटियम से डबल गुना डेंसिटी प्रोटियम ड्यूटीरियम की है, ड्यूटीरियम से ज़्यादा डेंसिटी है, यानी प्रोटियम से 3 गुना डेंसिटी ट्राइटियम की है। तो इस तरीके से हम ये देखते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ उनकी सेम नहीं होती, उनके बॉइलिंग पॉइंट भी अलग अलग होते हैं। ये आपको जो सेकंड आपकी बुक है उसका फर्स्ट चैप्टर हाइड्रोजन है, उसके दूसरे तीसरे पेज पर उनकी डेंसिटी मिल जाएगी और उनको आप कंपेयर कर सकती हो कि उन सबका फिजिकल प्रॉपर्टी में कितना अंतर है। सो एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर नॉट ऑफ सेम काइंड। फिर भी ये अभी तक चल रहा है, क्योंकि हिस्ट्री से हमें आगे बढ़ना है कि क्या क्या डेवलपमेंट हुए और अब हम कहाँ पहुँचे हैं, तो इसलिए ये दिखाया जा रहा है। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स डिफर इन मास। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स डिफर इन मास, ये बात तो सही है, लेकिन फिर भी ऐसा देखने को मिला है कि आइसोबार, तो आइसोबार भी हम जानते हैं कि C14 भी होता है और N14 भी होता है। तो आइसोबार में क्या होता है, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट जिनका मास नंबर सेम होता है, तो वो भी बात सही नहीं रही अब। कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन इन फिक्स्ड रेशो। देखो वही बात कही गई है कि खैर कंपाउंड है, तो कंपाउंड कहने से तो ठीक है, क्योंकि अगर H2 बनता है तो मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट कहा जाएगा और CO2 बनता है तो मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड कहा जाएगा। तो कंपाउंड वर्ड की वजह से ये सेंटेंस इनका बच गया। सो कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड, जैसे कभी कभी आप लोग ये कहते हो ना, सिंपल सेंटेंस एंड कंपाउंड सेंटेंस। सो व्हेन टू सिंपल सेंटेंसेस, डिफरेंट काइंड्स ऑफ सिंपल सेंटेंसेस आर ज्वाइंड विद ईच अदर, तो दे फॉर्म कंपाउंड। उसी तरीके से व्हेन टू डिफरेंट काइंड ऑफ एलिमेंट और एटम्स ऑफ एलिमेंट कंबाइन विद ईच अदर इन ए फिक्स्ड रेशो केमिकली, देन द कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड। उनमें इलेक्ट्रॉन का लेना देना हो या ट्रांसफर हो या शेयरिंग हो, कुछ भी हो, तो कंपाउंड बनेगा, केमिकल बॉन्ड बन जाएगा। Compounds are formed when atoms of different elements combine in a fixed ratio. तो कंपाउंड बन जाएगा। इस तरीके से केमिकल रिएक्शन involves reorganization of atom. Chemical reaction एक तरीके से law of conservation of mass है, तो that is reactions involve reorganization of atom, जो कि लेवाशिये ने कहा था वही बात। These are neither created nor destroyed in a chemical reactions. So these are neither created nor destroyed in a chemical reaction. तो यहाँ अलग अलग चीजें हैं। इन ए फिक्स्ड रेशो, अब फिक्स्ड रेशो है तो इनका जो थर्ड पोस्टुलेट है, इट रिजेंबल्स विद लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। तो थर्ड वाला किससे रिजेंबल करता है, इट इज लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, क्योंकि फिक्स्ड रेशो में होंगे तो उनका प्रोपोर्शन भी सेम होगा, जोसेफ प्राउस्ट से मैच करता है। फोर्थ किससे मैच करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, एंटोनी लेवाशिये से मैच करता है ऐसा। तो दो लॉ इनके मैच कर जाते हैं, बाकी मल्टीपल प्रोपोर्शन और कुछ का नहीं दिया गया है। अब देखें नेक्स्ट इज एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मास। तो
what does it mean by atomic mass? So इसके लिए मास स्पेक्ट्रोग्राफी टेक्निक होती है, यानी एटम को गिराया जाता है तो वो एक बड़े से इस तरीके के बॉक्स में गिराया जाता है, उसमें होल में भेजा जाता है और फिर उसको गिरने दिया जाता है। तो इससे जब ये आएगा यहाँ से, तो इस होल से इसको पास कराया जाएगा एटम को, और पास कराने पे वो अंदर जैसे जाएगा तो क्लाउड फॉर्मेशन करेगा, उसके अंदर कुछ फॉग है तो वो अपना लाइन बना देगा। कहाँ गिरेगा उसके बेसिस पर ये देख लिया जाता है कि उसका एटॉमिक मास क्या है। इसको कहते हैं मास स्पेक्ट्रोग्राफ। स्पेक्ट्रम से, इसके स्पेक्ट्रम से, इसकी ट्रेजेक्ट्री से, इसके प्रोजेक्टाइल पाथ से ये पता लगा लिया जाता है कि किसी एटम का मास क्या है। तो इसको कहते हैं मास स्पेक्ट्रोग्राफ। इसको 12th में आप सीखोगे। तो मास स्पेक्ट्रोग्राफी, स्पेक्ट्रोमीट्री भी है, ग्राफ से फिर मीज़रमेंट किया जाएगा, तो स्पेक्ट्रोमीट्री का मतलब मीज़रमेंट है। तो इस तरीके की टेक्निक से हम डिटरमाइन करते हैं। बट इन 19th सेंचुरी साइंटिस्ट को डिटरमाइन मास ऑफ एन एटम रिलेटिव टू वन अनदर। तो बाद में इन्होंने रिलेटिव में लेने लगे कि अब हर एक के मास में 10⁻⁻27 लगाओ। तो साइंटिस्ट जो इसी से डील करते हैं वो तो ज़िंदगी भर 10⁻⁻27 ही बोलते रह जाएंगे। तो उन्होंने कहा रिलेटिव में लो, जो उससे डील करते हैं चुपचाप यू बोल दो तो पता चल जाएगा कि जो है हम उसी कैडर की बात कर रहे हैं, नहीं तो एक्सपोनेंटी बोलने में थक जाएंगे और लिखने में थक जाएंगे। तो उन्होंने कहा इसको ये एक अलग लेवल है एटम को जो हम चर्चा कर रहे हैं। सो इट शुड बी रिप्रेजेंटेड रिलेटिव टू वन अनदर। तो इस तरीके से अगर हम डेंसिटी पे कोई चर्चा करता है तो वो रिलेटिव डेंसिटी पे चर्चा करेगा। मरकरी का डेंसिटी 13.6 बोल देगा तो वो रिलेटिव में बोलेगा, फिर वो बार बार 10⁻³ नहीं लगाएगा। तो ऐसे ही एटम से जो डील करते हैं उनको रिलेटिव चाहिए था। सो दे हैव रिलेटेड इट टू द मास ऑफ 1/12 ऑफ मास ऑफ C12 एटम। तो मास ऑफ एटम ऑफ एन एलिमेंट इज एक्सप्रेस्ड, ठीक है, इन रिलेटिव एटॉमिक मास, इन टर्म्स ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मास हुज यूनिट इज यूनिफाइड मास। मास ऑफ एटम is expressed in terms of relative atomic mass of relative atomic mass। तो इस तरीके से ये लिया गया। नाउ मास ऑफ सो एंड यूनिट ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मास, यूनिट ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मास is AMU, that is atomic mass unit, which was later on modified या coined as, फिर इसका नाम बदल गया U, that is unified mass। अच्छा, 1U को सबसे पहले ये डिफाइन किया गया था 1/16 और 4/16, लेकिन जब ये देखा गया कि 1U की जो वैल्यू है और दूसरों से अच्छी जो है C12 में ज़्यादा अच्छी डिफाइन हो रही है, तो इसलिए उसमें 4 डिजिट तक 0 आते थे ऑक्सीजन में, और बाकी आगे डिजिट्स आ जाते थे। तो एक्यूरेसी और प्रिसीजन को देखते पहले हाइड्रोजन के टर्म्स में ली गई, फिर इसके बाद ऑक्सीजन के टर्म्स में ली गई। तो ऑक्सीजन का रिलेटिव एटॉमिक मास वहाँ एवरेज एटॉमिक मास 15.9997 आता है। तो इस केस में जब 1/16 लेंगे तो फिर आंसर गलत आ जा रहा था, तो इसलिए उन्होंने इसे नहीं लिया, ऑक्सीजन को कैंसिल किया, हाइड्रोजन को कैंसिल किया, फिर अब लिया गया 1/12 जिससे कि हमें प्रिसीजन ज़्यादा मिले, इनटू मास ऑफ C12 एटम। सो 1U क्या है? यूनिफाइड मास इज डिफाइंड एज 1/12 ऑफ मास ऑफ C12 एटम। यूनिफाइड मास
is defined as 112 मास 12th में W आएगा कि नहीं आएगा? F आएगा। हैं? F mass of C12 एटम। सो अब जरा देखो 1U क्या है? 1/12 इंटू मास ऑफ C12 एटम 1/12। अब कार्बन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, दैट इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू 6 प्लस मास ऑफ प्रोटॉन इंटू 6 प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन इंटू 6। ये सारी चीज़ें लेनी पड़ेंगी। अच्छा, अगर मैं 1/12 ले लूँ और इन सब को कैलकुलेट करूँ, इनकी वैल्यू नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि न्यूट्रॉन प्रोटॉन और इन सब की लिखने से अच्छा है मैं नेट से देख के 1.9997 पहले बताया था, मैं फिर से देखता हूँ, ये याद नहीं रहती। सो मास ऑफ C12 एटम। Here is information from Wikipedia. So now 1.993 into 10 to the power minus 23 ग्राम। 1.993 into 10 to the power minus 23 ग्राम, ये ले लिया 112। यही 1U है। अब आपके पास अगर कैलकुलेटर है तो मुझे इसको डिवाइड करके बता दो, पावर ऐसे ही रहने दो। कितना आया? 1.660। अब 056 करते हैं क्योंकि ये एग्जैक्ट अभी भी मास नहीं है, हमने पहले लिखाया था, उसको देख लेना। हो सकता है ये 27 था, मुझे ठीक ठीक पता नहीं चल रहा है। पहले 1.99 2648 तो 2648 से सही आ गया था ना 264। हाँ, तो अभी क्या आंसर आया है आपका? 1.66023। तो अभी फिर तो और हम कम करेंगे तो और कम हो जाएगा। 1.9939 तो नहीं थे। 1.992648। अच्छा चलो, खैर जो भी हो रीजन, लेकिन यही इसका आंसर है। ठीक है, इतना ही होता है। इसका मास अभी नेट में देखना एग्जैक्ट, हमें नेट में अलग अलग मिल रहा है। कोई 1.9927 दे रहा है तो 27 से भी नहीं आएगा, तो एग्जैक्टली देख लेना, बट यही इसका आंसर है। तो दिस इज इनटू 10 टू द पावर। अब ये आपने 1 पॉइंट लिखा दिया ना, 1 पॉइंट क्यों लिखा दिया? 0.1 लिखाना चाहिए था। क्योंकि 12 से डिवाइड कर रही हो ना, और 10 टू द पावर माइनस 23 ग्राम, और अब इसे बढ़ाओ इंटू 10 टू द पावर, तो इसे छोटा करो तो ये 1U हो गया कि नहीं? अच्छा, अब जरा देखो, यही इसका मास है। अब कार्बन का जो भी हो वो देखने वाली चीज है, वो देख के करेंगे, बट अभी तो यही इसका मास है। अब देख लो 1.66056 दे रहा है कि नहीं? दिखाई पड़ा? हाँ, तो यही है 1 AMU, यही 1U है। पहले इसे AMU कहते थे, अब ऑब्सलीट हो गया। सो
सो इट इज़ 1 AMU भी यही है.